दोपहर का खाना खाकर मीनाक्षी जी कुछ देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि डोरबेल की आवाज़ सुनकर उनको फिर से उठना पड़ा। दरवाज़ा खोला तो देखा कि पोस्टमैन डाक लिए खड़ा था। डाक लेकर अंदर आए। पहले तो वह सारी चिट्ठियाँ अपने पलंग के पास रखी टेबल पर रखकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी, पर एक बार नींद में खलल पड़ने के बाद वापस नींद आना इतना आसान नहीं था। वह उठकर बैठ गई। पास रखी डाक उठाकर देखी तो उसमें 2 पत्र नजर आए। एक लिफाफे पर उनका पता लिखा हुआ था। कोने में प्रेषक के नाम पर अमित का नाम देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। अमित के दिल्ली जाने के बाद आज पहली बार उसका पत्र मिला था। पत्र लिखना तो दूर, वह तो कभी फ़ोन पर भी अपनी माँ के हाल चाल तक नहीं पूछता था। इतने समय बाद बेटे को माँ की याद कैसे आई? इसी उत्सुकता के कारण उन्होंने झटपट अपने बेटे अमित का पत्र खोला। अमित ने 2-4 औपचारिक बातें लिखने के बाद अपने पत्र लिखने के मूल उद्देश्य पर आते हुए लिखा था। माँ, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरा बिजनेस आजकल बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी इस क्षेत्र में बहुत स्कोप है। इसीलिए मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे एक बड़ी ऑफिस खरीदनी होगी। माँ, आप जानती हैं कि किसी भी मेट्रो सिटी में एक छोटी सी दुकान खरीदना भी कितना मुश्किल होता है। हालांकि मेरी कमाई अच्छी है, पर मैं अपने बिजनेस के मुनाफे को तो अपना बिजनेस बढ़ाने में लगा देता हूँ। अब मुझे ऑफिस खरीदने के लिए रुपए का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसके लिए एक योजना मेरे दिमाग में आई है कि क्यों न हम अपना अजमेर का मकान बेचकर रकम का इंतज़ाम करें। फ़िलहाल तो आप वहाँ रहती हैं, पर आपके पास तो उस घर पर हम दोनों भाइयों का ही हक होगा। पर हमारा वहाँ जाकर बसने का कोई इरादा नहीं है। वैसे तो आप जब तक चाहती वहाँ रहती, लेकिन मुझे ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है तो अब यह मकान बेचना ही पड़ेगा। मैं इस बारे में सुमित भैया से भी लंदन बात की थी। उन्होंने तो साफ कह दिया कि उनकी भारत लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। वह लंदन में ही अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं और उनको वापसी किसी भी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना हिस्सा भी मेरे नाम कानूनी तौर पर कर दिया है। इस तरह सुमित भैया की ओर से तो हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। अब बस सब कुछ आपको ही तय करना है। आप अकेली वहाँ रहकर क्या करेंगे? इससे बेहतर होगा कि आप हमारे पास ही शिफ्ट हो जाइए। वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसी हालत में आपका वहाँ अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिछली बार पापा के मृत्यु के समय मैं वहाँ आया था तो मेरी अपने पड़ोसी शर्मा अंकल से इस बारे में बात हुई थी। वह हमारे मकान को खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए वह अच्छी कीमत देने को तैयार हैं, क्योंकि यह मकान आपका नाम पर है। इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन होने हैं। मैं दिल्ली में ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा दिए हैं, जिनको इस पत्र के साथ आपको भेज रहा हूँ। आप जहाँ निशान लगे हैं वहाँ साइन करके मुझे जल्दी ही सारे पेपर्स भेज दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बारे में कोई लापरवाही नहीं करेंगे और मुझे बिना देरी किए अपने साइन करके पेपर्स भेज देंगे। शेष कुशल आपका बेटा अमित। अमित का पत्र पढ़कर हैरानी सी हो गई। कभी पत्र को तो कभी उसके भेजे डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी, बिना उनके सलाह मशवरा किए। अपनी ओर तो अमित ने सब कुछ तय कर डाला था। गनीमत ही मकान उनके नाम पर था, वरना वह तो शायद मकान का सौदा भी अपने आप ही करके उनको सूचित कर देता। अमित को उनके अकेलेपन और सेहत की चिंता भी अभी अभी ही होने लगी थी, वरना पिछले वर्षों में वह कितनी बार उसको अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ समय अपने पास बिताने का आग्रह कर चुकी थी, लेकिन उसको कभी टाइम ही नहीं था। ना ही उसने कभी यह कहा कि माँ आप यहाँ आ जाओ। अमित का पत्र पढ़कर खोलने से पहले उसका पत्र पाने का जो सुखद एहसास उनमें था, वह पत्र पढ़कर गुम हो गया। मन में एक अजीब सी कड़वाहट का एहसास हो रहा था। वह सोच रही थी कि आजकल की पीढ़ी कितनी खुदगर्ज और सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचने वाली हो गई है। हालांकि अंजलि भी उनकी संतान है, पर अमित ने उसकी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी का शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। अमित का पत्र
पढ़ने के बाद उन्होंने जो दूसरा पत्र उठाया तो उस पर लिखी अंजलि के हाथ की लिखावट को पहचानने में वह कैसे भूल सकती है। वैसे भी अंजलि से तो उनका पत्राचार चलता ही रहता था। अंजलि ने क्या लिखा होगा, इस उत्सव से उन्होंने उसका पत्र भी खोला। अंजलि ने लिखा था, पूज्य माँ, इस बार पत्र देने में देर हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप जानती हैं कि नहीं, अस्पताल की व्यवस्थाओं में इस समय का पता ही नहीं चलता। माँ, जैसा कि मैंने बताया था, दीपक और मैं मिलकर अपने अस्पताल के साथ एक नया अनाथालय खोलने की योजना बनाई थी, जहाँ बेसहारा और अनाथ बच्चों की देखभाल की जा सके। हमारे नए अनाथ आश्रम पालना का निर्माण काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और अगर काम इसी रफ्तार से चला रहा तो हम अगले महीने 20 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको अभी से खबर कर दी हूँ ताकि आप तैयारी कर सकें। पालना का शुभारंभ आपके हाथों से ही होगा, इसीलिए आपका ना आना बिल्कुल भी मंजूरी नहीं होगा। माँ, पिछले 27 सालों में आपने मुझे जो प्यार, स्नेह और सहारा दिया है, उसके लिए मैं आजीवन आपकी कर्जदार रहूँगी। आपने मुझे अपनाकर मुझ पर जो किया है, उसके लिए मेरा मन आपके प्रति हमेशा एहसानमंद रहेगा। मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं भी किसी अनाथ को सहारा दे सकूं, जिससे आपने मुझे दिया। जिस दिन आपके हाथों से पालन का शुभारंभ होगा, वह दिन मेरे जीवन का सबसे खास दिन होगा। आपके 65वें जन्मदिन पर दीपक और मेरी तरफ से यह एक छोटा सा उपहार है। अब तो बस हमें आपके आने का इंतज़ार है। कृपया निराश मत करिएगा। अंजलि के पत्र के अपनेपन ने उन्हें भीतर तक भावुक कर दिया। उनके सामने एक मित्र का पत्र था, जिसमें सिर्फ अपने हक और अधिकारों की बात लिखी गई थी। अपने दोनों बेटों की अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। अच्छी से अच्छी स्कूल में भेजा, उनका जीवन की हर सुख सुविधा उपलब्ध करवाई, पर उनके बच्चों ने यह समझकर किया तो कि हर माँ बाप अपने बच्चों के प्रति फर्ज होता है। कभी अपने माता पिता की भावनाओं को महत्व नहीं दिया। दूसरी ओर अंजलि का पत्र था। पत्र के हर शब्द में उनके प्रति उनकी श्रद्धा और आदर के भाव थे। अंजलि ने उसको इतना सम्मान दिया था कि उसके पत्र को पढ़कर एक बार तो वह अमित के पत्र से मिले दुख और दर्द को भी भूल गई। आज अपने अतीत के पन्ने पलटने का उनका बहुत मन हो रहा था। पिछले कुछ सालों में जीवन में कितना कुछ घट गया था। अंजलि का आगमन उनके जीवन में अचानक से हुआ था। उन दिनों सरकारी अस्पताल में महिला रोग चिकित्सा के रूप में काम करती थी। उन्हीं दिनों रमा से उसका फिर से मिलना हुआ। बचपन में रमा और वह एक ही मोहल्ले में रहने के कारण एक दूसरे से जानती थी। रमा उनके उम्र में 7-8 साल छोटी होने के कारण उससे उनकी दोस्ती तो नहीं थी, फिर भी दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते थे। दिनेश जी से शादी होने के बाद मीनाक्षी तो अजमेर आ गई थी। बाद में रमा की शादी कहाँ हुई उन्हें पता नहीं चल पाया। उस दिन कई सालों के बाद अचानक एक मरीज के रूप में रमा जब उनके पास आई तो एक बार तो वह उसे पहचान ही नहीं पाई। वह सुंदर नाजुक सी लड़की पिछले 10 सालों में कितना बदल गई। रमा ने भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जांच करने वाली डॉक्टर उसकी परिचित ही निकलेगी। कुछ पल के लिए दोनों ही एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करती रहीं। बाद में रमा से बात करने के बाद उन्हें सब कुछ याद आ गया। उस समय रमा को 4था महीना चल रहा था। वह बहुत कमज़ोर और एनीमिक लग रही थी। रमा से ही पता चला कि पिछले 4 सालों में 2 बेटियों को जन्म देने के अलावा इसका एक बार पाँव फिसलकर गिर जाने से अबॉर्शन हो चुका है। इतने कम अंतराल पर वह एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। रमा के चेहरे की घबराहट देखकर उन्होंने जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि 2 बेटियों को जन्म देने के कारण उसके पति और सास उस पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। इस बार तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर उसने फिर से बेटी को जन्म दिया तो वे लोग उसको घर से ही निकाल देंगे। रमा की दर्द भरी दास्तान को सुनकर भी सोच में डूब गई थी। रमा बार बार उनसे विनती कर रही थी कि वह उसका गर्भपात कर दे।
ताकि अगर उसके गर्भ में इस बार भी लड़की हुई तो उसकी सास और पति उसे कतई माफ़ नहीं करेंगे। रमा की बात सुनकर वह गंभीर हो गई, पर उसकी जांच करने से पहले वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। उन्होंने रमा का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद उसे साफ कह दिया था कि उसका 18 सप्ताह का गर्भ होने के कारण उसकी इस हालत में गर्भपात करना उसके लिए जानलेवा हो सकता है। उन दिनों सोनोग्राफी का भी कोई खास प्रचलन नहीं था जिससे उसकी अंदरूनी हालत की जांच हो पाती। मीनाक्षी जी ने रमा को समझाना चाहा कि अगर उसके पति और सास उस पर बेटा पैदा करने के लिए मानसिक रूप से इतना दबाव डाल रहे हैं तो वह लास्ट बार एक चांस और ले ले। हो सकता है इस बार उसके बेटा हो। पहले तो रमा पर उनकी बातों का खास असर नहीं हुआ। वह बार बार एक ही रट लगाए जा रही थी कि वह उसका अबॉर्शन कर दे, पर जब उन्होंने उसकी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया और उसे देर तक समझाया तो वह कुछ सहज हुई। उन्होंने उसे यह भी कहा था कि कोई तकलीफ हो तो वह बेझिझक उसके पास आ जाए। उन्होंने अपने पास से रमा को ज़रूरी दवाइयाँ और टॉनिक भी दिए और उसे समझाया कि वह अपने खान पान का खास ध्यान रखे। उसके बाद रमा समय समय पर उनके पास जांच के लिए आती रही। रमा से धीरे धीरे उसके पारिवारिक हालात की जानकारी उन्हें मिलती रहे। रमा ने बताया कि उसके पति घर में अकेले कमाने वाले हैं। उन पर अपनी माँ और 2 कुमारी बहनों की पहले से ही जिम्मेदारी थी। जब उसके भी 2 बेटियां हो गई तो उसकी सास और पति बहुत बौखला गए थे। अपनी सारी कुंठा और नाराज़गी वह उस पर निकालते रहते थे। यही वजह थी कि जैसे तैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था। रमा के मन में डर और शंकाओं के बादल गहराते जा रहे थे। रमा की हालत को देखते हुए उसका ऑपरेशन होना था। रमा के घबराहट बहुत बढ़ गई थी। ऑपरेशन टेबल पर भी रमा उनका हाथ पकड़कर बार बार विनती कर रही थी कि दीदी, अगर ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो जाए और इस बार भी अगर मुझे बेटी ही पैदा हो तो आप कृपया मेरे घर वालों को मेरी बच्ची मत देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली 2 बेटियों की तरह इसको भी जन्म लेते ही अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़े। आपके पास तो ऐसे बहुत से निसंतान दंपति आते होंगे जिनकी अपने बच्चे ना होने के कारण वह दूसरों के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। आप कृपया ऐसी ही ज़रूरतमंद दंपति को मेरी बच्ची सौंप देना, जहां उसके आने का स्वागत किया जाएगा। कहते कहते रमा रो पड़ी थी। रमा की बातों को सुनकर उसकी भी आंखें भर आई। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि रमा, तुम किसी भी तरह का तनाव इस समय मत रखो। वैसे तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी होगी तो उसकी हर तरह से मैं सुरक्षा करूँगी, और जब तक उसे अपनाने के लिए कोई अच्छा परिवार नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी बेटी को खुद मैं अपने पास रखूँगी। उनके आश्वासन मिलने के बाद रमा बहुत निश्चिंत हो गई थी। उसकी आंखों में आए एहसास, मानने वाले भाव आज भी नहीं भूल पाई थी। वह बोली, दीदी, मैं जीवन भर सुकून से नहीं जी पाई, पर आज आपकी बात सुनकर शांति से मर जरूर सकूंगी। उसके बाद एनेस्थेसिया के प्रभाव के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। ऑपरेशन के दौरान अचानक उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई थी। हर संभव कोशिश करने पर भी वह उसको तो बचा नहीं पाई। हाँ, उसकी बेटी ज़रूर सही सलामत पैदा हो गई थी। ऑपरेशन थिएटर से वह बहुत दुखी मन से जब बाहर निकली तो रमा की सास ने रमा की सेहत के बारे में पूछने की बजाय पहला प्रश्न यह किया, क्यों डॉक्टर, इस बार तो मेरे पोता ही हुआ है ना। उन्होंने इनकार करते हुए जब उन्हें रमा की मौत और उसकी बेटी पैदा होने की खबर दी तो वह अपना सिर पीटते हुए बोली, हे भगवान, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। मेरे बेटे का क्या होगा? इस महंगाई के ज़माने में वह कैसे अपनी 2 बहनों और 3 बेटियों का बोझ उठा पाएगा? फिर रमा को कोसते हुए बोली, वह मनहूस खू तो चली गई, पर जाते जाते यह नई मुसीबत हमारे गले बांध गई। अच्छा होता भगवान उसके साथ साथ इसे भी उठा लेता। रमा का पति चुपचाप खड़ा अपनी माँ की सारी बातें सुनता रहा। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी
कि वह अपनी माँ की कड़वी बातों को रोक पाए, बल्कि उसके चेहरे के भाव से तो यही लग रहा था कि वह अपनी माँ से सहमत ही था। उसको देखकर लग रहा था कि उसकी अपनी पत्नी की मौत का भी कोई खास दुख नहीं हुआ था। उन दोनों के रवैया को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि रमा ने ठीक ही कहा था कि उसकी सास और पति कितने निर्मम हैं। वास्तव में उसकी बेटी को क्रूर हाथों में सौंपना ठीक नहीं था, पर उसके लिए उसके पति से इजाज़त लेनी जरूरी थी। उन्होंने जब रमा की आखिरी इच्छा के बारे में उन लोगों को बताया तो जैसे उनको तो मुँह मांगी मुराद ही मिल गई। उसका पति 2-4 मिनट अपनी माँ से सलाह मशवरा करने के बाद तुरंत बोला, डॉक्टर, अगर रमा भी की आखिरी इच्छा यही थी, इस बच्ची को किसी अच्छे परिवार को गोद दे दिया जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं उसकी आखिरी इच्छा का अनादर नहीं करूँगा। बस यही समझकर संतोष कर लूँगा कि रमा के साथ बच्ची भी जन्म लेते ही हमसे बिछड़ गई। मैं तो पहले से अपनी 2 बहनों और 2 बेटियों की जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते परेशान हो गया हूँ। अब फिर एक और बेटी का बोझ मैं उठा नहीं पाऊँगा। इससे तो बेहतर होगा कि इसे किसी अच्छे परिवार के हाथों में सौंप दीजिए, ताकि इसका भविष्य तो संवर सके। रमा के पति की बात सुनकर वह गंभीर हो गई थी। हालांकि जानबूझकर अपनी संतान को त्यागने का फैसला गलत जरूर था, पर उसके घर की हालातों को जानने के बाद वह उसके पति के प्रति कुछ नरम जरूर हो गई थी। रमा के पति से उस बच्ची के सारे रिश्ते ख़त्म करने की कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के बाद उन्होंने उन लोगों को अस्पताल से जाने की इजाज़त दे दी। रमा की बच्ची देखने में बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, पर पूरा पोषण नहीं मिलने के कारण बहुत कमज़ोर थी। इसीलिए कुछ समय उसे नर्सरी में रखने का तय किया गया कि उसकी ठीक से सार संभाल हो जाए। घर आने पर भी उसका मन किसी काम में नहीं लग पाया। बार बार अम्मा और उसकी नवजात बच्ची की छवि उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। जब तक उस बच्ची को किन्हीं सही और सुरक्षित हाथों में नहीं सौंप देती, वह खुद भी निश्चिंत नहीं हो सकती थी। उसके पति ने उन्हें सोच में डूबी देखकर 1-2 बार टोका भी, पर उन्होंने अस्पताल की कोई प्रॉब्लम कहकर बात को टाल दी थी। दूसरे दिन जब वो हॉस्पिटल गई तो खुद ही उनके कदम उस नन्ही बच्ची को देखने नर्सरी की ओर उठ गए। उनको बच्ची के पास देखकर नर्सरी की कई नर्स बच्ची के पालने के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई थी। सबको यही कहना था, मैडम कितनी प्यारी और सुंदर बच्ची है, इसको तो कोई भी गोद ले लेगा। इस समय बच्ची रोने लगी। उसकी रोते देखकर अचानक उनका दिल उमड़ पड़ा। उन्होंने झट से उसकी गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। उस नन्ही जान को भी शायद उसके हृदय से लगकर माँ के स्पर्श की नरमी का एहसास हुआ था। तभी उसकी गोद में जाते ही एकदम चुप हो गई थी। बस उसी पल उन्होंने मन में एक फैसला ले लिया कि वह उसे बच्ची को किसी गैर को ना सौंपकर खुद अपनाएगी। अब से वह 2 बेटों के साथ साथ एक बेटी की भी माँ बन गई थी। यह एहसास उन्हें अंदर तक सुकून पहुँचा गया। अपने पहले बेटे के पैदा होने के बाद उन्होंने ईश्वर से बहुत मन्नत मांगी थी कि अगली बार उन्हें एक बेटी जरूर मिले। उस समय तो उनकी यह कामना पूरी नहीं हुई, पर आज अचानक ही ईश्वर ने उनकी कामना को जरूर पूरा कर दिया था। और इस तरह अंजलि उनके जीवन में आ गई। अंजलि को अपनाने के उनके फैसले से शुरू में तो उनके पति भी सहमत नहीं थे। उन्होंने मीनाक्षी जी को समझाना भी चाहा, मीनाक्षी, अब अमित और सुमित भी बड़े हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस फैसले को आसानी से स्वीकार कर पाएंगे। इतने सालों के बाद हमारे प्यार और दुलार को और किसी तीसरे बच्चे के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे भी यह ठीक नहीं लगता कि तुम इतना बिजी होने के बावजूद इस उम्र में फिर से एक नवजात बच्ची को देखभाल ठीक से कर पाओगी। वैसे भी अस्पताल और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से तो तुम्हें समय नहीं मिलता। ऐसे में इस बच्ची को अपनाने का तुम्हारा फैसला मुझे तो समझदारी भरा नहीं लगता है। उन्होंने अपने पति से जब अंजलि की हालात और अपनी इच्छा के बारे में देर तक बातचीत की, आखिरकार उन्हें भी झुकना ही पड़ा। अपने पति को तो उन्होंने किसी तरह मना लिया था, पर उनके बेटे अमित और सुमित इस बारे में क्या कहेंगे, इस दुविधा में वह कई दिनों तक रही।
दोनों बच्चे उस समय अपने मामा जी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने गए हुए थे। वह अपने बेटों के आने का इंतज़ार करने लगी। गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद अमित और सुमित घर आए तो अंजलि को देखकर शुरू में तो वह बहुत खुश हुए। वह उसके साथ खेलते, कभी उसको दूध पिलाने की कोशिश करते तो कभी उसकी नैपी बदलने में भी उन्हें बहुत मज़ा आता था। लेकिन समय के साथ वो अंजलि से चिढ़ने लगे थे। पर इस बच्ची के आने से मीनाक्षी जी के जीवन को एक नया मकसद मिल गया था। हालांकि उसकी परवरिश में शुरू में उन्हें बहुत मुश्किलें आई। सुबह हॉस्पिटल जाने के बाद बच्चों की देख रेख के लिए एक भरोसेमंद और कुशल आया का इंतजाम करने से लेकर उसके खाने पीने नहाने की चीज़ों को जुटाने में शुरू में तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। अमित और सुमित को बड़ा करने के बाद छोटे बच्चों की परवरिश की आदत छूट गई थी। फिर से सूसू पोटी से लेकर रातों को जगने की सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया था। इसीलिए कभी कभी उनके पति और उनके बेटे इस बात से उन पर झुंझलाते भी थे। पर थोड़ी दिनों में अपनी नई जिम्मेदारियां भी मीनाक्षी जी को आदत पड़ गई। इसी बीच अंजलि भी बड़ी हो रही थी। वह अपने दोनों भाइयों से इस अपनेपन की उम्मीद करती थी जो वह उनको देती थी, लेकिन वह तो उसे कभी मिला ही नहीं। अंजलि को उन्होंने अच्छे स्कूल में डाल दिया। बचपन से ही अंजलि पढ़ने में बहुत तेज थी। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई एक तो उनकी तरफ डॉक्टर बने। पर अमित के MBA में दाखिला लिया और सुमित ने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। अंजलि के आने से उनके दोनों बेटों की परवरिश में कहीं कोई कमी ना रह जाए, उनकी हमेशा यही कोशिश रहती और वह तीनों बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश करती और सोचती कि समय के साथ उनके बेटे भी रिश्तों का मूल्य ज़रूर समझ जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। MBA करने के बाद सुमित को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय मुंबई में रहने के बाद वह लंदन चला गया। एक बार विदेश जाने के बाद वह वहीं का होकर रह गया। वहीं उसने अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी भी कर ली। शादी करने के बाद उन लोगों को अपनी शादी की फ़ोटो भेजकर अपनी फैसले की सूचना भर दी थी। अमित ने भी इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली में ही कुछ समय किसी बड़ी कंपनी में ट्रेनिंग ली और फिर अपनी फैक्ट्री लगा ली। उसने भी दिल्ली में ही अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वहीं बैठने का फैसला कर लिया था। अंजलि ने मेडिकल में दाखिला लेकर उनकी इच्छा को पूरी करने का फैसला किया। उन्हीं दिनों अचानक दिनेश जी को हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दोनों बेटे को लंदन और दिल्ली में सूचना भेज दी गई। सुमित ने तो किसी ज़रूरी काम में बिजी होने के कारण आने से मना कर दिया। हाँ, अमित ऑपरेशन के समय ज़रूर आ गया था, पर वह भी 2-3 दिन रहने के बाद ज़रूरी काम आ जाने से वापस दिल्ली चला गया। उन दिनों अंजलि ने जी जान एक कर दिया था। डॉक्टर को बुलाने, दवाइयाँ का इंतजाम करने के साथ उन्हें भी हिम्मत बनाने की कोशिश में ही वह निरंतर लगी रहती थी। दिनेश जी कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे। काफ़ी इलाज भी चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अंजलि की सेवा ने उनके पति का मन भी जीत लिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में मीनाक्षी जी का हाथ थामते हुए ही कहा, मीनाक्षी, अंजलि ने मेरी जो सेवा की है वह मेरे बेटे भी नहीं कर पाए। सुमित के लिए तो अपने मरते हुए बाप से भी ज़्यादा ज़रूरी उसका काम था। अमित औपचारिकता निभाते हुए आया तो काम का बहाना बनाकर 2-3 दिनों में ही वापस चला गया। कभी कभी मुझे यह सोचकर ही बहुत घबराहट होती है कि अगर अंजलि हमारे पास नहीं होती तो हमारी क्या हालत होती। अब जाते जाते मैं इस बात से तो निश्चिंत हूँ कि भले ही हमारे बेटों के पास हमारे लिए समय नहीं है, पर हमारी बेटी तो सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहेगी। वास्तव में अंजलि को अपनाने का तुम्हारा फैसला बहुत सही था। दिनेश जी की बातें सुनकर पास खड़ी अंजलि की आंखें भी भर आई, पर उसे इस बात का बहुत संतोष था कि अपने अंतिम दिनों में पापा ने भी उसे अपना लिया था। दिनेश जी के जाने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा खालीपन आ गया था। शारीरिक कमजोरी, मन में दुख और अवसाद में उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। इसीलिए उन्होंने अस्पताल के काम से छुट्टी ले ली। अपने जीवन की आखिरी पड़ाव पर उन्होंने समाज सेवा करने का फैसला ले लिया था। अंजलि उनके बराबर ध्यान रखती थी। 2 साल बाद अंजलि के डॉक्टर बनते ही उन्होंने
अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड के बेटे दीपक से उसकी शादी कर दी। दीपक से शादी करके वह भी दिल्ली चली गई। अंजलि की शादी पर उन्होंने दोनों बेटे को बुलाया भेजा, पर दोनों ने मन से उसे कभी अपनी बहन माना ही नहीं था, इसीलिए उनका शादी में शामिल न होना उन्हें कोई हैरानी की बात नहीं लगी। अंजलि दिल्ली जाने के बाद जब भी मौका मिलता महीने में एक बार उनको संभालने एक चक्कर जरूर लगा लेती। बस जीवन इसी गति से चल रहा था। आज अचानक मिले अमित और अंजलि के पत्रों ने उनके साथ जीवन में फिर से एक हलचल मचा दी थी। दोनों ही पत्र दिल्ली से आए थे, पर दोनों को लिखने के पीछे मकसद अलग थे। वह सोच रही थी कि रिश्ते के भी कितने रूप हैं। सुमित और अमित को भी उन्होंने जन्म दिया था, उनसे तो उनका खून का रिश्ता था, फिर भी दोनों बच्चों ने इस रिश्ते को कभी खास महत्व नहीं दिया। जबकि अंजलि से तो उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी वह उनके दिल के कितने नज़दीक थे। अंजलि के व्यवहार में, बातों में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान था। यह बात उनके दिल तक छू गई थी। वह सोच रही थी कि लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है, पर उन्हें तो लगता है कि मन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। मीनाक्षी जी ने बेटे द्वारा भेजे मकान के पेपर्स पर एक सरसरी नज़र डाली और उनको फाड़कर पास रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर अपने वकील को फ़ोन किया कि मुझे यह मकान अपनी बेटी के नाम करना है। फ़ोन करके मीनाक्षी जी एक इत्मीनान की सांस ले रही थी। दोस्तों, मीनाक्षी जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटी को देकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।